Hello friends, welcome to Beginner to Master UPSC CSE channel of An Academy। दोस्तों इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है अन अकेडमी। यहाँ पर आप लोग एक्सेस कर सकते हो अनलिमिटेड लाइव एंड द रिकॉर्डेड कोर्सेज फ्रॉम द इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन से। सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई विद अन अकेडमी। दोस्तों अकेडमी के ऊपर मिलती है हमको डेली लाइव क्लासेस, डेली लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज और सबसे इंपॉर्टेंट है अनलिमिटेड एक्सेस। जी हाँ दोस्तों, हर चीज का हमको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। बस करना क्या होगा, हमको गूगल प्ले स्टोर से हमारे मोबाइल फोन में अन अकेडमी का जो ये लर्निंग ऐप है उसे डाउनलोड करके इंस्टॉल करना रहेगा। जी हाँ दोस्तों, इससे हम लोग पढ़ सकते हैं इंडिया के टॉप 100+ एजुकेटर जिनके नाम है सुदर्शन गुर्जर, मृणाल पटेल, उदित गुप्ता, अमन शर्मा, रोमन सैनी, दीपांशु सिंह, प्रकाश कुमार, आयुष सांगी, आशीष मलिक और दोस्तों मेरा नाम है अमित मोदी। यस, बीटेक किया केमिकल इंजीनियरिंग में, 4 बार सिविल सर्विस का प्रीलिम्स क्वालिफाई करके मेंस दिया, 2 बार मैंने इंटरव्यू भी किया है दोस्तों। और इन टोटल ये 2008 से बच्चों को गाइड कर रहा हूँ। ये है मेरा अकेडमी का प्रोफाइल, आप इस पर मुझे फॉलो कर सकते हैं फॉर ऑल द फ्री लाइव सेशंस। और दोस्तों ये है अकेडमी के ऊपर मेरा टेलीग्राम चैनल, इसे आप सब्सक्राइब कीजिए फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स, पीडीएफ ऑफ द नोट एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दोस्तों स्पार्क प्रीलिम्स 2021 सीरीज क्रैश कोर्स में आप लोग सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों क्षमा चाहता हूँ, 2 दिन अपनी क्लास नहीं हो पाई। ये टॉपिक हालांकि 2 दिन पहले हमने शुरू किया था, बस कुछ कनेक्टिविटी इशू के कारण अपनी क्लास नहीं लग पाई। और ये दोस्तों कल भी ये टॉपिक कंटिन्यू होना था, लेकिन अफसोस नहीं हो पाया। पर आज हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे म्युनिसिपैलिटीज, और कल हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में। तो दोस्तों 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के रास्ते में एक स्टेप रखा गया। बाय द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट यस म्युनिसिपैलिटीज ले किया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला इसे पार्ट 9A से, आर्टिकल नंबर 243 से लेकर के 243 तक इसमें ऐड किए गए। जी हाँ दोस्तों, तो ये आर्टिकल्स और एक नया शेड्यूल दैट इज द 12th शेड्यूल म्युनिसिपैलिटीज से रिलेटेड ऐड किया गया। तो आज के इस सेशन में दोस्तों हम यही सारी चीजें जानने वाले हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स ऑफ द लोकल अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इन एक्ट के फीचर्स क्या क्या है, इस एक्ट से यस द टाइप ऑफ मेट्रोपॉलिटन एरिया से किस तरीके से डिफरेंशिएट किए गए, डिवाइड क्लासिफाई किए गए। ओके दोस्तों, तो आज हम लोग ये जानेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा अकेडमी के बारे में जान लेते हैं कॉम्प्रहेंसिवली। एक सब्सक्रिप्शन से प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, इंटरव्यू हो गया, ऑप्शनल कोर्सेज हो गया, आंसर राइटिंग कोर्सेज, प्रैक्टिस स्ट्रेटेजी। जी हाँ दोस्तों, यूपीएससी सीएसई के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है हमारा अन अकेडमी का ये एक से एक मात्र प्लेटफॉर्म। जी हाँ दोस्तों, और नए बैचेस दोस्तों शुरू हो चुके हैं। यस, 18 फरवरी से ही शुरू हुए हैं ये बैचेस दोस्तों, यानी कि कल से ही जस्ट शुरू हुए हैं। 6 मंथ्स बैचेस 2022 के लिए, 1 ईयर बैचेस और 2 ईयर बैचेस 2023 के लिए, और एनसीईआरटी के बैचेस भी। तो आप इसे एनरोल कर सकते हो जस्ट बाय डूइंग द यूजिंग द कोड अमित मोदी। जी हाँ दोस्तों, जस्ट बाय यूजिंग द कोड अमित मोदी एक सब्सक्रिप्शन से एक्सेस कर सकते हैं आप। 1 ईयर का जो प्रोग्राम है दैट इज 49,500 प्लस का सब्सक्रिप्शन है। अमित मोदी कोड यूज करते ही 10% का डिस्काउंट आपको यहाँ पर मिलेगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में भी अमित मोदी कोड जैसे ही आप यूज करते हो तो 10% का डिस्काउंट आपको यहाँ पर मिलेगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का फायदा, यहाँ पर आप 1-on-1 गाइडेंस के साथ पढ़ाई कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, बाकी दोस्तों अकेडमी का ये लार्जेस्ट ये वीकली स्कॉलरशिप टेस्ट, गेमिफाइड स्कॉलरशिप टेस्ट ये आ गया। 28 फरवरी को ये टेस्ट होगा, यानी कि कमिंग संडे, यस उसके नेक्स्ट संडे ये टेस्ट होगा। अमित मोदी रेफरल कोड यूज करके टोटल फ्री में आप इसे एनरोल कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ये जो टेस्ट होगा, ये जो कॉम्बैट है, ये पूरी तरीके से फ्री है। बस खाली आपको एनरोल करना है, हमको मौका मिलेगा स्कॉलरशिप जीतने का। 100% स्कॉलरशिप टॉप 3 रैंकर्स को, 4 to 10 रैंक तक 75% स्कॉलरशिप, 11 से 50 रैंकर्स तक 50% स्कॉलरशिप, 51 से 500 रैंकर्स तक 25% स्कॉलरशिप। ये हमको मिलेगी यूपीएससी के सारे ढेर सारे कोर्सेज में। और यूपीएससी आप सभी लोगों के लिए लेकर के आया है कॉम्बो प्लान, ऑप्शनल और आइकॉनिक जीएस और प्लस जीएस के साथ। यस दोस्तों, ये 14% तक ऑलरेडी लोएस्ट प्राइस है, और इसमें 10% का डिस्काउंट और मिल जाएगा अगर आप अमित मोदी ये रेफरल कोड और यूज कर देते हो तो। जी हाँ दोस्तों, बाकी दोस्तों अब 1.0 अन अकेडमी समिट 1.0 की अपार सफलता के बाद, ग्रैंड सक्सेस के बाद लेकर के आए हैं द 2 डे समिट दैट इज अन अकेडमी समिट 2.0, 20 और 21 फरवरी, यानी कि कल और परसों ये 2 दिन समिट होने वाली है। फ्री समिट है, रजिस्टर कर सकते हैं अब अमित मोदी रेफरल कोड से। जी हाँ दोस्तों, इस समिट में रजिस्टर करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये समिट
आपकी सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर देगी, क्योंकि इंडिया के जो टॉप नॉच स्पीकर्स हैं वो सब आपको गाइड करने के लिए आ रहे हैं, जो टॉप नॉच एजुकेटर्स हैं वो सब आपको गाइड करने के लिए आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सब आपको बताएंगे कि किस तरीके से सिविल सर्विस एग्जाम को क्रैक करना है। एक 2 डे का 2 दिन का ये समिट है। जो लोग कीन है बिल्कुल कि उनको सिविल सर्विस क्रैक करना ही है, वो सारे के सारे बच्चे इस समिट को अटेंड कर सकते हैं। यहाँ पर हमको मालूम पड़ेगा कि सिविल सर्विस के एग्जाम का नेचर क्या है। जी हाँ दोस्तों, नेचर कैसा है, कैसे टिप्स एंड ट्रिक्स हमको मिलेंगे क्रैक करने के लिए एग्जाम को, ताकि हम एम्पावर्ड हो सके और लीडर बन सके आने वाले कल के। दो इंसाइटफुल डे, 70 आइकॉनिक स्पीकर्स, 20 टॉक्स एंड डिस्कशंस एंड 32 वर्कशॉप्स होंगे। बिल्कुल कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, टोटली फ्री है। जी हाँ दोस्तों, टोटली फ्री है ये, बिल्कुल टोटली फ्री है। आप सारे सेशंस अटेंड कर सकते हो, इसमें भी कोई बाउंडेशन नहीं है, बिल्कुल कोई बाउंडेशन नहीं है। सारे इवेंट्स के लिए फ्री रजिस्ट्रेशन है। जी हाँ, फ्री रजिस्ट्रेशन है, ओपन है से सारे के सारे इवेंट हर एक पार्टिसिपेंट के लिए, बिल्कुल बिल्कुल स्पेशली क्यूरेटेड टू बेनिफिट द सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स। ये जो है सेशन डिजाइन किया गया है, जिसमें स्ट्रेटेजी सेशंस भी डिस्कस किए जाएंगे, ऑप्शनल किस तरीके से डिसाइड करना है, आंसर राइटिंग कैसे करनी है, ऐसे राइटिंग कैसे करनी है, जिससे हम प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों स्टेजेस अच्छे मार्क्स के साथ जो है क्रैक कर सके। तो रजिस्टर कीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों 20 फरवरी को। जी हाँ, और आप यहाँ पर रजिस्टर कीजिए अमित मोदी रेफरल कोड यूज करके, पूरी तरीके से फ्री समिट है ये। और दोस्तों बाकी ढेर सारे फ्री प्लान्स भी अकेडमी के ऊपर चलते हैं, बस आपको अमित मोदी रेफरल कोड यूज करके यूज करना है। जैसे ये कल टेस्ट होगा, ठीक, यस, प्रीलिम्स 2021 को टारगेट करते हुए लाइव मॉक टेस्ट 4 है ये, तो आप इसे अटेंड कर सकते हो। सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स क्रैक इट, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई विद अन अकेडमी। और जैसा मैंने कहा दोस्तों कि आज के इस सेशन में हम लोग म्युनिसिपैलिटीज के बारे में जानेंगे। मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, म्युनिसिपैलिटीज के रिगार्डिंग जो प्रोविजंस है, बेसिकली म्युनिसिपैलिटीज, और वी कैन से दैट इट इज द अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है दोस्तों, हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था वहां पर रूरल के बारे में, रूरल एरियाज के बारे में, यस, जिसे हम पंचायत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंचायत कहते हैं। म्युनिसिपैलिटीज जो है ये पार्ट 9A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंड है। जी हाँ, ये जो लोकल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो ये सब्जेक्ट है, यस, दिस कम्स अंडर द स्टेट लिस्ट, और इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया इंडियन पार्लियामेंट ने बाय पासिंग द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। जी हाँ दोस्तों, ठीक है, तो हम इसके बारे में जानेंगे। तो भैया मैंने क्या कहा आपको, क्या सिग्निफाइज करता है अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट? सिग्निफाइज करता है गवर्नेंस इन द अर्बन एरियाज, गवर्नेंस इन द अर्बन एरिया। सो ये मैंने आपको बता ही दिया। 7th शेड्यूल में अर्बन लोकल गवर्नमेंट जो है स्टेट सब्जेक्ट है, और इसको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया गया बाय द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। जी हाँ दोस्तों, इसे कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया गया बाय द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। जी हाँ दोस्तों, ठीक है, ये चीज। अब देखिए भैया, म्युनिसिपल जो कॉर्पोरेशन है, ये जो म्युनिसिपैलिटीज है, ठीक है, वैसे तो अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यस, सेंट्रल लेवल पर हम बात करें, ठीक है, तो जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट है वो 3 मिनिस्ट्रीज डील करती है। अगर सिंपल जैसे अर्बन एरिया है तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स डील करेगी। अगर वो कैंटोनमेंट बोर्ड है तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डील करेगी। और अगर वो यूनियन टेरिटरी है तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डील करेगी। जी हाँ दोस्तों, ये जो क्लासिफिकेशन है, ये 3 मिनिस्ट्रीज के अलग अलग जुरिस्डिक्शन में ये अर्बन लोकल गवर्नमेंट आता है सेंट्रल लेवल पर। पंचायत सिस्टम में ऐसा नहीं है, पंचायत सिस्टम में ऐसा नहीं है। 8 तरीके का अर्बन लोकल गवर्नमेंट है इंडिया के अंदर। जी हाँ, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपालिटी, नोटिफाइड एरिया, टाउन एरिया कमिटी, कैंटोनमेंट बोर्ड, टाउनशिप, पोर्ट ट्रस्ट, स्पेशल पर्पस एजेंसी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। या दोस्तों, अब थोड़ा सा हम इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखते हैं, लेकिन ये स्टार्ट करने से पहले मैं ग्रीट करना चाहूंगा मेरे प्यारे प्यारे लर्नर्स का। लर्नर्स, अ वेरी वार्म गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का अन अकेडमी के इस चैनल पर, जहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं स्पार्क। जी हाँ, ये स्पार्क क्रैश कोर्स है सिविल सर्विसेज 2021 को टारगेट करते हुए। या दोस्तों, इस कोर्स में, यस, अगर प्रीवियस वीडियोस अगर आपको देखने हैं, हालांकि हम बहुत आगे आ चुके हैं, 17 जनवरी को ये बैच शुरू हुआ था, ठीक है, तो अगर आपको पुराने जितने भी वीडियोस हैं वो सब देखने हैं तो प्लेलिस्ट हमको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, कहाँ मिल जाएगा? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट आपको मिलेगा। सारे पुराने लेक्चर्स जितने भी हैं वो सब आप देख सकते हो। बिल्कुल दोस्तों, सारे के सारे आप देख सकते हो फ्री में,
पूरा इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत बुक के अकॉर्डिंगली कवर किया है हमने यहाँ पर। यस, इनको देख लोगे आपके प्रीलिम्स की प्रॉब्लम सॉल्व, प्रीलिम्स की प्रॉब्लम सॉल्व। इसके लिए फिर अपन अगली सेशन और सेशंस लेकर के आएंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर म्युनिसिपैलिटीज का जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है उसमें हम लोग देखते हैं कि ये पहला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो इंडिया के अंदर कब स्टैब्लिश किया गया। तो मैं बता देता हूँ दोस्तों आपको कि इंडिया का जो पहला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो इंडिया में स्टैब्लिश किया गया मद्रास नाम के एक शहर में। हमको पता है, हमने हिस्ट्री में पढ़ा है कि 1639 में है ना, मद्रास का जो शहर था ये ले किया गया बाय द ब्रिटिशर्स। ये ले डाउन किया गया, ये बनाया गया, नया शहर बनाया गया बाय द ब्रिटिशर्स। ये ब्रिटिशर्स ने मद्रास के साथ साथ बॉम्बे और कलकत्ता भी बनाए। 1668 में बॉम्बे बनाया और 1692 में कलकत्ता ले किया। जी हाँ, तो यहाँ पर उन्होंने पहली बार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और वी कैन से दैट अर्बन लोकल गवर्नमेंट का फाउंडेशन स्टोन रखा इन द ईयर 1688। पहली बार पहला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बना मद्रास में। जी हाँ दोस्तों, 1726 में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाया बॉम्बे एंड कलकत्ता में। और जब लॉर्ड मेयो आए, यस लॉर्ड मेयो, ही वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ठीक है, 1870 में फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन करने का डिसीजन लिया, लेकिन इससे पहले कि वो इस चीज को इंप्लीमेंट कर पाते उनकी हत्या कर दी गई, उनका मर्डर कर दिया गया। यस, वी ऑल नो दैट इन 1872 ही वाज किल्ड बाय शेर अफगान इन द सेलुलर जेल अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। जी हाँ दोस्तों, तो वहां पर इनका मर्डर कर दिया गया और उसके बाद आए मिस्टर रिपन। लिटन आए थे इनके पास और फिर आए बाद में रिपन। तो रिपन ने 1882 में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का एक एक्ट पास किया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को ले डाउन करने के लिए, और एंड ही इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। लॉर्ड रिपन इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। फिर एक रॉयल कमीशन अंडर हॉब हाउस की चेयरमैनशिप में एक बनाया गया 1907 में। ठीक है, फिर एक ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को रखा गया। कैंटोनमेंट एक्ट पास किया गया, कैंटोनमेंट्स बनाए गए, कैंटोनमेंट बोर्ड्स बनाए गए। ठीक है, सेंट्रल लेजिस्लेचर ने 1924 में। और फिर उसके बाद दोस्तों 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट डिक्लेयर कर दिया गया। प्रोविंशियल सब्जेक्ट का मतलब हुआ स्टेट सब्जेक्ट, इसे डिक्लेयर कर दिया गया। यानी कि जो प्रोविंसेस थे, जी हाँ, 11 प्रोविंसेस थे उस टाइम पर इंडिया के अंदर, ब्रिटिश प्रोविंसेस कहा जाता है। तो उन्हीं प्रोविंसेस की रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, क्या थी? रेस्पॉन्सिबिलिटी इन जो है स्टेट प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट करें। यस, इम्प्लीमेंट करें अर्बन एरियाज में। फिर उसके बाद ढेर सारे कमिटीज बने इन द ईयर 1949। एक कमेटी बनाया गया मिस्टर तत्वल के चेयरमैनशिप में, और लास्ट कमेटी जो बनी 1988 में वो दैट वाज ऑफ द मिस्टर कोरिया, है ना। और इनकी रिकमेंडेशन पर ध्यान में रखते हुए राजीव गांधी गवर्नमेंट ने 1989 में 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नगर पालिका बिल के नाम से लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया। बिल लोकसभा में तो पास हो गया, लेकिन राज्यसभा में उसको डिफीट मिली। 3 महीने के बाद में भैया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भाई डेडलॉक हो गया। रिजॉल्व करने के लिए कोई जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन तो होता नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में। तो 3 महीने के बाद जो है बिल लैप्स हो गया। फिर नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट आए, बीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह की गवर्नमेंट बनी। उन्होंने इस बिल को इंट्रोड्यूस किया, लेकिन भैया वो पास नहीं करा पाए। क्यों? क्योंकि तब तक लोकसभा डिसॉल्व हो गई। भैया वी ऑल नो दैट कोई भी बिल इनिशिएट हुआ हो लोकसभा में, पेंडिंग हो लोकसभा में और लोकसभा डिसॉल्व हो जाए तो वो बिल लैप्स कर जाता है। तो यस भैया वो बिल लैप्स हो गया। फिर आई पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट। ठीक है, यस द प्राइम मिनिस्टर वाज पीवी नरसिम्हा राव। 1991 में ये गवर्नमेंट बनी। इस बिल को लाया गया सितंबर 1991 में, मॉडिफाइड मैनर में इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया। फाइनली 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में पास हो गया। यस, लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गया प्रेसिडेंशियल एसेंट के बाद। 1 जून 1993 में ये बिल इंप्लीमेंट हो गया। भैया ये ध्यान रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट डेट है। इस डेट को ये पर्टिकुलर अमेंडमेंट एक्ट फोर्स में आया। जी हाँ, ये फोर्स में आया। जनरली क्या होता है, क्वेश्चन यहीं से बन जाता है। ठीक है, the 74th Constitutional Amendment Act was passed in 1992 but came into force in 1993. Yes. ओह सर, ये कैसे हो सकता है? पर नहीं भैया, ये है, ये हुआ है।
ठीक है। ये चीज 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से कुछ चेंजेस हुए। क्या हुआ, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था। 9A द म्युनिसिपैलिटीज के नाम से एक नया पार्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया। आर्टिकल नंबर 243 पी से लेकर 243 जेड तक ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्युनिसिपैलिटीज से डील करते हैं। एक नया शेड्यूल मिल गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, 12th शेड्यूल, जिसके अंदर 18 आइटम थे। 18 आइटम थे। जो 12th शेड्यूल है ये आर्टिकल नंबर 243W से डील करता है। यानी कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस को राइट है इस 12th शेड्यूल में जितने भी आइटम्स दिए गए हैं उन पर लेजिस्लेट करने के लिए, लॉ बनाने के लिए। ठीक है। यस, 18 फंक्शनल आइटम्स है म्युनिसिपैलिटीज के। भैया इससे क्या हुआ, भैया कॉन्स्टिट्यूशन में ये पार्ट जोड़ दिया गया, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया म्युनिसिपैलिटीज को। क्या मिल गया, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया किसको, म्युनिसिपैलिटीज को। यानी कि ये एक जस्टिसेबल पार्ट के परव्यू में आ गया। ये एक जस्टिसेबल पार्ट के परव्यू में आ गया कि भैया कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, गवर्नमेंट क्या कर रही है एक पर्टिकुलर चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए, है ना। मुद्दा क्या था, मेन मुद्दा ये था दोस्तों कि जो अर्बन गवर्नमेंट है ना, यस, उसको स्ट्रेंथन करना, उसको स्ट्रांग बनाना, रिवाइटलाइज करना। क्यों, जरूरत क्या थी, अरे भैया इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है। इंडिया क्या है, इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है। सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पूरे नेशन का डेवलपमेंट करना। अब यार इतना बड़ा देश है, गवर्नमेंट थोड़ी सी है ना, ये छोटी सी है, तो बड़ा बहुत कार्यभार है, ये बहुत लोड है गवर्नमेंट के ऊपर। तो क्या किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने, एक छोटे छोटे प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया जिन्हें हम स्टेट्स बोलते हैं। मतलब छोटे छोटे प्रोविंसेस में डिवीजन हो गया, स्टेट्स बन गए, तो स्टेट गवर्नमेंट भी बन गई। अब स्टेट गवर्नमेंट पूरे स्टेट का जो है डेवलपमेंट करेगी, लेकिन उसमें भी क्या है भैया, यस, डिविजन है, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ब्लॉक्स है ना, टाउन्स हैं, सिटीज हैं, ब्लॉक्स हैं, विलेजेस हैं। तो बस एक गवर्नमेंट अगेन कहाँ तक डाइल्यूट करती चली जाएगी डेवलपमेंट के प्रोग्राम को, सॉरी, डेवलपमेंट की जो प्रोग्राम को कहाँ तक नीचे तक इम्प्लीमेंट करती चली जाएगी। तो यस भैया यहाँ पर क्या किया कि जो डेमोक्रेसी है, यस, कहा कि वो के इसको डाइल्यूट कर दो और डिसेंट्रलाइज कर दो, थर्ड टायर बना दो, एक और लेवल पर गवर्नमेंट बना दो, यानी कि सिटी और विलेज लेवल पर और सिटी लेवल पर एक और गवर्नमेंट बना दो, लोकल गवर्नमेंट बना दो। यहाँ के लोग सेल्फ गवर्न करेंगे अपने आप, अपने मेंबर्स को इलेक्ट करेंगे, इलेक्ट करने के बाद ये इन लोगों को जो है गवर्न करेंगे, यानी कि जो भी सरकार की जो पॉलिसीज है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। ये तो अभी जो छोटी मोटी चीजें हैं वहां तक, वो सिटीज तक, पर्टिकुलर सिटी में जो है यही जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है या म्युनिसिपैलिटीज है या नगर निगम जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो जो है इम्प्लीमेंट करेंगे, वो जो है इम्प्लीमेंट करेगी। तो ये मेन मोटिव था। रूरल एरियाज में पंचायत का भी एक मेन मोटिव था। ठीक है, यानी कि अर्बन लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करना। देखो भैया इस एक्ट ने क्या किया, तीन तरीके की म्युनिसिपैलिटीज को डिफाइन किया। ठीक है, यस, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, किसके बेस पर, पॉपुलेशन के बेस पर। ठीक है, छोटे अर्बन एरियाज, बड़े अर्बन एरियाज, इनके बीच में आ गए ट्रांजिशनल एरियाज। ठीक है, छोटे अर्बन एरियाज, बड़े अर्बन एरियाज, और फिर छोटे ट्रांजिशनल एरियाज, नगर पंचायत। ट्रांजिशनल एरिया, सॉरी, ट्रांजिशनल एरिया रूरल और अर्बन के बीच में जो ट्रांजिशनल एरियाज होते हैं। ठीक है, ये चीज, गॉट इट। ठीक है, नाउ जहां पर म्युनिसिपल सर्विस प्रोवाइड जो है, अगर इंडस्ट्रियल स्टैब्लिशमेंट कर रही है तो गवर्नर स्पेसिफाई कर देंगे कि वो पर्टिकुलर एरिया जो है इंडस्ट्रियल टाउनशिप की कैटेगरी में आएगा। और जो ये एक्ट है, ये एक्ट है ना, यहाँ पर ये एक्ट उस पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल टाउनशिप के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होगा। म्युनिसिपैलिटी जो है वहां पर कॉन्स्टिट्यूट नहीं की जा सकती। ठीक है, गवर्नर कैसे स्पेसिफाई करेंगे ट्रांजिशनल एरिया को, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। देखो मैंने बताया ना अभी आपको, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, फिर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, फिर जो भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चरिस्ट है या नॉन एग्रीकल्चरिस्ट है ना, ये उसके बेस पर, अगर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में इंडल्ज है तो उसे रूरल एरिया ही कहा जाएगा, उसे रूरल एरिया ही कहा जाएगा। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, यस भैया, नोडल सेंटर है किसी भी ट्रेडिंग एक्टिविटी का वो पर्टिकुलर टाउन, तो यस, है ना, तो उस बेस पर, और बाकी और वो जो उचित समझे, है ना, यस, सच अदर फैक्टर्स एज ही मे डीम फिट। तो इन बेसिस पर जो है एक पर्टिकुलर एरिया को ट्रांजिशनल एरिया, स्मॉलर एरिया और अर्बन एरिया स्पेसिफाई किया जाता है। लेकिन स्पेसिफाई कौन करेगा, गवर्नर। स्पेसिफाई कौन करेगा, गवर्नर।
ठीक है। अब हम बात करते हैं कंपोजिशन की। म्युनिसिपैलिटी जो है, इसके जितने भी मेंबर हैं वो सब डायरेक्टली इलेक्टेड होंगे बाय द पीपल ऑफ म्युनिसिपल एरिया। अरे यार भैया, ये सबसे सिंपल चीज है। हमारे शहरों में हमने देखा है ना, वार्ड्स बने होते हैं, है ना। यस, निगर इसके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस होते हैं, हम लोग वोट देने जाते हैं, पार्षद बोलते हैं ना इसको, जिसको इंग्लिश में कॉर्पोरेटर कहा जाता है। यस भैया, जो भी म्युनिसिपल एरिया है, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दिया जाता है। कैसे? टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज में, और वह उनको बोला जाता है वार्ड। क्या कहा जाता है उनको? वार्ड। ठीक है। और जो इनके जितने भी जो है जो वार्ड से कंटेस्ट कर रहे हैं, वो कॉर्पोरेटर्स बोलते हैं, और उनको हम लोग वोट करके इलेक्ट करते हैं। अब भैया इनका एक ग्रुप बन गया, काउंसिल बन गई। उस काउंसिल का एक चेयरमैन होगा, चेयरपर्सन होगा। तो भैया उस पर्टिकुलर म्युनिसिपैलिटी का जो भी चेयरमैन होता है, जो भी चेयरपर्सन होता है, उसे उसको इलेक्ट करने का जो भी मैनर है वो स्टेट लेजिस्लेचर प्रोवाइड करेगा। इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसको इलेक्ट किया जाएगा। ठीक है। इस रिप्रेजेंटेशन भी है म्युनिसिपैलिटीज का, बहुत सारे लोगों को, है ना। बिल्कुल म्युनिसिपैलिटीज में रिप्रेजेंटेशन भी मिलता है। जैसे कोई पर्सन है, उसको म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो वो मीटिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकता है, वो आ सकता है मीटिंग्स में, अपने इनपुट्स दे सकता है, लेकिन वोट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो इलेक्टेड पर्सन नहीं है। जितने भी लोकसभा के मेंबर्स हैं या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं, वो होली या पार्टली उस म्युनिसिपल एरिया जो कि उनकी कंस्टिट्यूएंसी में आता है ना, तो वो भी उसके मेंबर रहेंगे। राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, रजिस्टर्ड इलेक्टर जो भी म्युनिसिपल एरिया के हो वो भी रहेंगे। और चेयरपर्सन, यस भैया, चेयरपर्सन ऑफ द कमिटीज अदर देन दी वार्ड कमिटी। वार्ड कमिटीज क्या है भैया? एक या दो वार्ड को मिला करके एक कमेटी बना दी जाती है। 3 लाख से ज्यादा अगर पॉपुलेशन है, ठीक है, 3 लाख से ज्यादा अगर पॉपुलेशन है, तो वार्ड कमिटीज बनानी पड़ती है। वार्ड कमिटीज बनानी पड़ती है। तो इन कमिटीज का जो भी कंपोजिशन है, जो भी एरिया है, जो भी इनका जुरिस्डिक्शन है, वो स्टेट लेजिस्लेचर प्रोविजन से डिटरमाइन करेगा, वो बताएगा। ठीक है, वो सेट करेगा, वो स्टैब्लिश करेगा। और भी ढेर सारी कमिटीज बनाई जाती है। ठीक है। और उन सब की जो चेयरपर्सन है, यस, उन चेयरपर्सन को भी स्टेट लेजिस्लेचर किस तरीके से इलेक्ट करना है वो डिफाइन करेगा। बाकी दोस्तों, हमने पंचायत सिस्टम में पढ़ा ही था कि रिजर्वेशन सीट्स जरूरी है ना। यस यस दोस्तों। तो रिजर्वेशन का जो सीट का रिजर्वेशन है, इट इज देयर। पंचायत में भी था, तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी होगा। ये इनको क्यों छोड़ देंगे, है ना। तो यहाँ पर भी पॉपुलेशन की प्रपोर्शन में एससीज और एसटीज के बीच में सीट रिजर्व की जाएंगी एक पर्टिकुलर म्युनिसिपल एरिया में। ठीक है। 1/3 जो नंबर ऑफ सीट होंगी वो विमेन्स को दे दी जाएंगी। ठीक है, ये चीज। और स्टेट लेजिस्लेचर प्रोवाइड करेगा, यस, मैनर ऑफ रिजर्वेशन। ठीक है। जो चेयरपर्सन का ऑफिस होता है ना, यस, उसको रिजर्व रखना है एससीज के लिए, एसटीज के लिए, विमेन के लिए, वो स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर ये चीज डिपेंड करेगी। ठीक है। अब म्युनिसिपैलिटी का ड्यूरेशन, सिंपल सी बात है यार, 5 ईयर टर्म, 5 साल के लिए। 5 साल के लिए 243 आर्टिकल, यस, 243 आर्टिकल, इसमें दिया है ड्यूरेशन के बारे में। अब यार दोस्तों, इसके जो डिसोल्यूशन के लिए, यस, कॉन्स्टिट्यूशन में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के डिसोल्यूशन के लिए कोई भी जो है क्लॉज नहीं है। यानी कि डिसॉल्व तो होंगी, ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि डिसॉल्व नहीं होंगी, डिसॉल्व तो होंगी, लेकिन रीजन क्या रहेगा? रीजन क्या रहेगा? ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। ठीक है। फ्रेश इलेक्शंस भैया, जब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिसॉल्व हो जाएगी, तो फ्रेश इलेक्शंस कॉन्स्टिट्यूट किए जाएंगे, है ना, बिल्कुल किए जाएंगे। अब देखो भैया, हमने क्या बताया आपको? हमने ये बताया कि 5 साल के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्ट की जाती है। कब के लिए? 5 साल के लिए। अब मान लो 4.5 इयर्स में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिसॉल्व हो गई, बचे कितने? 6 मंथ्स। इलेक्शंस होंगे, नए इलेक्शंस होंगे, है ना, न्यू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन स्टैब्लिश होगी। तो इसका जो टर्म होगा वो फुल 5 इयर्स का होगा। कब का होगा? फुल 5 इयर्स का होगा। ठीक है। अब मान लो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है 5 साल के लिए थी, लेकिन वो 2 साल में ही डिसॉल्व हो गई। तो बचे कितने यहाँ पर? 3 साल। नई फ्रेश इलेक्शन होंगे, नई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनेगी, तो वो फिर एक रिमेनिंग पीरियड के लिए बनेगी, रिमेनिंग पीरियड के लिए बनेगी। ठीक है। तो मैंने क्या कहा आपको? द रिमाइंडर पीरियड इज लेस देन 6 months, then it is not necessary to hold election new municipalities for such period। बाकी नए
कार्यभार के लिए, नए टेन्योर के लिए म्युनिसिपैलिटीज जो है इलेक्ट की जाएगी। अगर प्री मैच्योर डिसोल्यूशन होता है, ठीक है, यस, डज नॉट एंजॉय द फुल पीरियड ऑफ 5 years तो रिमेन्स ऑफिस फॉर द रिमाइंडर 5 years, है ना, जो भी रिकॉन्स्टिट्यूट होगी आफ्टर प्री मैच्योर डिसोल्यूशन, वो सिर्फ रिमाइंडर पीरियड के लिए जो है ऑफिस में रहेगी, ठीक है, ऑफिस में रहेगी। बाकी किस तरीके से डिसॉल्व होती है, क्यों डिसॉल्व होगी, तो इसका तो अभी तक ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, ठीक है। इस जनरली क्या है कि जितने भी जो मेंबर्स है वो रिजाइन करते हैं, यस, जितने भी जो मेंबर्स है वो रिजाइन करते हैं, डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है। या कोई भी लॉ उस टाइम पर फोर्स में होता है, स्टेट लेजिस्लेचर ने जो बनाया है, तो उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। डिस्क्वालिफिकेशन, भैया मेंबर को डिस्क्वालिफिकेशन करना, है ना, इट इज, ठीक है। इफ सो क्वालिफाइड अंडर एनी लॉ for time being in force for the purpose of election to the legislature of the state concerned, ठीक है, यस, अगर वो स्टेट लेजिस्लेचर का इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है तो, ठीक है। और कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाए उसी के अकॉर्डिंगली उस पर्टिकुलर पर्सन को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है, ये चीज। जितने भी क्वेश्चंस होंगे डिस्क्वालिफिकेशन के वो सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर ही डिटरमाइन करेगा। कौन डिटरमाइन करेगा, स्टेट लेजिस्लेचर, बस, वो अथॉरिटी स्टेट लेजिस्लेचर की, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अब आती है बारी स्टेट लेजिस्लेशन की, 243 स्टेट इलेक्शन कमीशन ये स्टैब्लिश करता है, ठीक है, फॉर द म्युनिसिपैलिटीज। क्या रोल है इनका, टू कंडक्ट इलेक्शंस फॉर म्युनिसिपैलिटीज। जैसे हमने पंचायत में भी देखा था, है ना, क्या करेंगे, इलेक्टोरल रोल बनाएंगे, है ना, इलेक्शन कंडक्ट करेंगे म्युनिसिपैलिटीज के लिए। ये सिर्फ स्टेट इलेक्शन कमीशन के लिए है। स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूट ही इसीलिए किया गया था ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो सके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के लिए एंड पंचायत के लिए, ठीक है। बाकी बाकी कोई भी लॉ स्टेट लेजिस्लेचर बनाता है, प्रोविजन बनाता है इलेक्शन के रिगार्डिंग म्युनिसिपैलिटीज के लिए, तो वो उसका राइट है, वो बना सकता है। वही चीज फिर एप्लीकेबल होगी। पावर्स क्या क्या है, पावर्स क्या है म्युनिसिपैलिटीज की, भैया बहुत सारी पावर्स है। सबसे पहले तो स्टेट लेजिस्लेचर ही पावर डाइल्यूट करेगा, ठीक है। क्या क्या पावर है, प्लान को प्रिपेयर करना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस के लिए, जितनी भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की स्कीम्स है उन सबको इम्प्लीमेंट करना, उन सबको इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। प्लस जो भी 18 मैटर्स हैं जो कि 12 शेड्यूल में दिए गए हैं उनको भी इम्प्लीमेंट करना, क्या करना, उनको भी इम्प्लीमेंट करना। भैया पॉलिसीज है, प्लान है, इम्प्लीमेंट करेंगे तो पैसा लगेगा, पैसा लगेगा तो फाइनेंस कहाँ से आएगा, तो ये भैया इसके लिए क्या किया गया है, इसके लिए स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाया गया, स्टेट फाइनेंस कमीशन ये बनाया गया, ठीक है। ये चीज, ये भी पार्ट, ये भी 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंगली ही जो है एग्जिस्टेंस में आया। स्टेट फाइनेंस कमीशन कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है इसे, गवर्नर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। कितने साल के लिए, 5 years के लिए। कितने साल के लिए, 5 years के लिए। क्या करेगा ये जो है बताएगा, स्टेट गवर्नमेंट को बोलेगा कि किस तरीके से ग्रांट एंड एड देनी है और किस तरीके से जो म्युनिसिपैलिटीज है उन सबको टैक्स ड्यूटीज एंड टोल्स असाइन करने हैं, ठीक है। म्युनिसिपैलिटीज बेसिकली ऑथराइज्ड है, बिल्कुल ये फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट के बेस पर ही कि लेवी करें, कलेक्ट करें, अप्रोप्रिएट करें कोई भी टाइप का टैक्स, ठीक है। और जो भी फंड्स हैं जिस तरीके से म्युनिसिपैलिटीज को प्रॉपर मैनर में फंक्शन करने के लिए आजादी, ठीक है, ये चीज। ओके, फाइनेंस कमीशन कौन कॉन्स्टिट्यूट करेगा, गवर्नर कॉन्स्टिट्यूट करेंगे हर 5 साल के लिए। मैंने बता ही दिया अभी आपको। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेस, डिटरमिनेशन ऑफ टैक्सेस, ग्रांट एंड एड इन द म्युनिसिपैलिटीज, या जो भी अकाउंट्स होंगे उन सब के ऑडिट भी होंगे। अब आती है बारी एप्लीकेशन ऑफ ड्यूटी। अब जो भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एक्ट है, यानी कि 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से जो भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए एक्ट बना है, मतलब जो भी लॉ बनेंगे वो सब प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग बनेंगे। प्रेसिडेंट डायरेक्ट करेंगे कि किस ड्यूटी पे उस पर्टिकुलर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट को अप्लाई करना है ना, ये चीज प्रेसिडेंट स्पेसिफाई करेंगे, या कोई मॉडिफिकेशन के साथ या किसी एक्सेप्शन के साथ या एज इट इज करना है, वो डिसीजन प्रेसिडेंट का होगा। और अगेन उस प्रेसिडेंट का डिसीजन कभी भी पर्सनल डिसीजन नहीं होता। प्रेसिडेंट का जो डिसीजन होता है ना, वो कभी भी पर्सनल डिसीजन नहीं होता, वो अपनी पर्सनल डिस्क्रिप्शन पर काम नहीं करते, ठीक है, गॉट इट। और बाकी भैया ट्राइबल एरियाज जितने भी हैं, है ना, शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज, वो एग्जेम्प्टेड है, वो एग्जेम्प्टेड है म्युनिसिपल एक्ट से, ठीक है,
ये चीज, गॉट इट। अब बारी आती है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की। भैया पहले दोस्तों मेरे को ये बताओ कि समझ में आया कि नहीं आया, कोई डाउट तो नहीं है? यस, कोई डाउट अगर है तो प्लीज चैट सेक्शन में लिख दो, तो अपन डाउट सॉल्व कर लेंगे, और है ना हम बता देंगे आपको कोई डाउट अगर हो तो। ठीक है, वैसे मेरे हिसाब से तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। ठीक है, ये चीज, लेकिन फिर भी अगर है तो आप पूछ सकते हो, ये आप पूछ सकते हो। ठीक है, ये चीज, गॉट इट। ठीक है, तो हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की। जब हम इसकी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की हम लोग बात करते हैं, हर स्टेट कॉन्स्टिट्यूट करेगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। इसका काम क्या होगा? प्लान को प्रिपेयर करना, पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज के लिए। ठीक है, यस भैया, पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज के लिए। स्टेट लेजिस्लेचर है वो पूरे प्रोविजंस बनाएगा कि क्या कंपोजिशन होना चाहिए, किस तरीके से इलेक्ट होंगे, क्या फंक्शन होगा, है ना, चेयरपर्सन कैसे इलेक्ट किए जाएंगे। और इलेक्ट ने ले किया कि 4/5 ऑफ द मेंबर्स जो है, यस, 4/5 ऑफ द मेंबर्स जो है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के, वो पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज के इलेक्टेड मेंबर्स उनको इलेक्ट करके भेजेंगे, 4/5। बाकी 1/5 नॉमिनेटेड होंगे बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, यस, जो भी रिप्रेजेंटेशन होगा वो रेशियो में होगा रूरल और अर्बन पॉपुलेशन के लिए। ठीक है, ये चीज जो कि डेवलपमेंटल प्लान्स को डिस्कस करेगी और उनको इम्प्लीमेंट भी करेगी, प्लस और जो सजेशंस है वो भी देगी। ठीक है, यानी कि ड्राफ्ट किए जाएंगे डेवलपमेंट प्लान कॉमन इंटरेस्ट के लिए। ठीक है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज कैसे कैसे अकाउंट में लेनी है वो सारी चीजें। ठीक है, प्लस और भी कोई इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नर स्पेसिफाई करे उस कमेटी के लिए। फिर एक बनती है मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी। क्या बनती है? मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी। ठीक है, ये सारे के सारे डेवलपमेंटल प्लान जो है ये प्रिपेयर करेगी। ठीक है, कंपोजिशन, चेयरपर्सन कैसे होगा, इलेक्शन कैसे होंगे मेंबर्स का, कैसे रिप्रेजेंटेशन होगा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और अदर ऑर्गेनाइजेशंस का, कैसे और कमिटीज बनेंगी, क्या फंक्शन रहेगा, क्या प्लानिंग, क्या कोऑर्डिनेशन रहेगा, वो सब कौन डिसाइड करेगा? स्टेट लेजिस्लेचर। यस दोस्तों, यार हर बार स्टेट लेजिस्लेचर क्यों आ रहा है? ये पार्लियामेंट आना चाहिए ना, कॉन्स्टिट्यूशन वाली बात है। तो देखो भैया, मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया था दोस्तों, यहाँ पर जो लोकल अर्बन लोकल गवर्नमेंट है या रूरल लोकल गवर्नमेंट है, या सिंपली वी कैन से दैट द लोकल गवर्नमेंट है, ये पूरी तरीके से क्या है? स्टेट का सब्जेक्ट है, स्टेट लिस्ट में एनिमरेटेड है। तो इस पर स्टेट लेजिस्लेचर ही लेजिस्लेट करेगा, हर स्टेट लेजिस्लेचर ही प्रोविजंस बनाएगा। गॉट इट? क्लियर? स्टेट ने एक्ट क्या बोलता है? 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमिटी ये इलेक्ट किए जाएंगे बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ म्युनिसिपैलिटीज एंड चेयरपर्सन्स ऑफ द पंचायत इन द मेट्रोपॉलिटन एरियाज। ठीक है, अमंग देमसेल्व्स, अमंगस्ट देमसेल्व्स। ठीक है, अगेन ये प्रोपोर्शन में होगा, रेशियो होगा प्रोपोर्शन में, किसके? पॉपुलेशन के उसमें। और जो भी चेयरपर्सन है कमिटीज का, यस, वो फॉरवर्ड करेगा डेवलपमेंट प्लान स्टेट गवर्नमेंट को। इसको? स्टेट गवर्नमेंट को। दोस्तों, ये हुई डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी और मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी। ठीक है, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि 12 शेड्यूल, यस, 12th शेड्यूल ये ऐड किया गया, 18 फंक्शनल आइटम्स दिए गए यहाँ पर। परव्यू अब में आया म्युनिसिपैलिटी से क्या क्या है। ये देखो, सबसे पहले अर्बन प्लानिंग। जी हाँ, अर्बन सेंटर्स की जो प्लानिंग होगी, इसको हम लोग टाउन प्लानिंग भी इंक्लूड करेंगे इसमें। जो भी लैंड यूज है ना, बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन, ये सब रेगुलेट करेगा कौन? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर निगम। है ना, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द रीजन, roads and bridges in the city, water supply for domestic industry and the commercial purpose, public health, sanitation, conservancy, solid waste management, fire services, urban forestry, protection of the environment, promotion of ecological aspect, safeguarding the interests of the weaker sections, है ना, स्लम इम्प्रूवमेंट, अर्बन पॉवर्टी एलिविएशन, अर्बन एम्यूनिटी जितनी भी हैं, पार्क्स, गार्डन, प्लेग्राउंड, उन सबके लिए प्रोविजंस, कल्चरल, एजुकेशनल, एस्थेटिक्स एक्सपेक्ट्स पर भी। जी हाँ दोस्तों, बरियल ग्राउंड्स, इवन क्रीमेशन ग्राउंड्स भी, है ना, इलेक्ट्रिक क्रीमेटोरियम्स, ये सब मेंटेन, मैनेज और ये सब करने का जो राइट है, दैट लाइज विद द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। जी हाँ दोस्तों, कैटल पॉन्ड्स, क्रुएल्टी टू एनिमल्स, वाइटल स्टैटिस्टिक्स लाइक रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ्स। भैया हमारा बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट नगर निगम से ही मिलता है ना, तो ये चीज तो ये भी है। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए कोई वो लोग फीस चार्ज करते हैं, है ना। स्ट्रीट लाइटनिंग, पार्किंग लॉट्स, बस स्टॉप, ये सब बनाने का, ये पब्लिक एमिनिटीज एंड द स्लॉटर हाउसेज एंड टैनरीज, इन सब के लिए प्रोविजंस बनाने का जो राइट है वो नगर निगम, बिल्कुल बिल्कुल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास ही होता है। किसके पास होता है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास। गॉट इट? क्लियर?
तो ये 12वें शेड्यूल में 18 फंक्शनल आइटम्स है ना, रोड्स एंड ब्रिजेस। ये सब आप देखते भी होगे यार, बिल्कुल अपने अपने अर्बन सिटी में जो है, इस जो भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो सब इन सब चीजों को मैनेज करती है ना। तो ये चीज, तो ये याद रखने में बड़ी आसानी हो जाएगी, इसको याद रखने में बड़ी आसानी हो जाएगी, क्योंकि ये तो हम देखते ही हैं डे टू डे अफेयर्स में, है ना। ये चीज क्लियर है। तो ये आइटम्स है, यस, जो कि अंदर अंडर आते हैं म्युनिसिपैलिटीज के। ठीक है। अब भैया लोकल अर्बन गवर्नमेंट के टाइप्स की हम बात करें, तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था 8 तरीके के हैं। एक होता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, एक होता है म्युनिसिपालिटी। अभी आपने नाम सुने होंगे ना, यस, थोड़े बड़े बड़े अर्बन सेंटर्स होंगे तो वहां पर आपने वर्ड सुना होगा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, कई बार आपने म्युनिसिपालिटी नाम सुना होगा, है ना। यस, बाकी ये सब नहीं सुने होंगे। फिर आपने टाउनशिप सुना होगा, पोर्ट सिटीज, कैंटोनमेंट बोर्ड या कैंटोनमेंट, मिलिट्री कैंटोनमेंट एरियाज, ये सुने होंगे। बाकी फिर नोटिफाइड एरियाज, टाउन एरिया कमिटी एंड द स्पेशल पर्पज एजेंसीज, ये एडिशनल और है। मोस्ट फेमस तो यही दो है यार, म्युनिसिपालिटी और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। और एक और है नगर पंचायत, नगर पंचायत ना। यस, जो छोटे टाउन्स में जो है हमको सुनने को मिल जाती है, देखने को मिल जाती है। अब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या है भैया, जितने भी जो बड़े शहर हैं जैसे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद, या ए प्लस सिटीज है, ए प्लस सिटीज है ना, वहां पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन स्टैब्लिश की जाती है। कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर एक्ट बना के स्टैब्लिश करेगा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस। यूनियन टेरिटरीज के लिए पार्लियामेंट ऑफ इंडिया बनाएगा। ठीक है, ये चीज। वन कॉमन एक्ट में बी, ठीक है, और सेपरेट एक्ट हो सकता है हर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए, एक स्टेट के अंदर, है ना। एक स्टेट के अंदर एक कॉमन एक्ट भी हो सकता है और एक अलग एक्ट भी हो सकता है। देखो भैया, हर स्टेट में छोटे बड़े शहर होते हैं, कोई छोटा शहर कोई बड़ा शहर, ठीक है, कोई छोटा शहर कोई बड़ा शहर, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है एक्ट बनाए जाते हैं। और वो एक्ट कौन बनाएगा, स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगा। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 3 अथॉरिटीज होती हैं। एक होती है काउंसिल, यस, कॉर्पोरेटर और काउंसलर जिसे कहा जाता है। एक होती है काउंसिल, एक होती है स्टैंडिंग कमेटी, और तीसरा होता है द कमिश्नर। कमिश्नर जनरली एक सिविल सर्वेंट होता है, एक आईएएस ऑफिसर होता है। ठीक है। काउंसिल इलेक्टेड होती है, ठीक है। स्टैंडिंग कमेटी भी इनडायरेक्टली इलेक्टेड होती है। ठीक है। काउंसिल क्या है, डेलिबरेटिव एंड द लेजिस्लेटिव विंग ऑफ द कॉर्पोरेशन, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। ठीक है। और कुछ नॉमिनेटेड भी होते हैं, जैसे मैंने बताया ना आपको, अगर किसी भी पर्सन को स्पेशल एक्सपीरियंस है, स्पेशल नॉलेज है म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन की, तो ये चीज। अब काउंसिल का जो हेड होता है, चेयरपर्सन, उसे कहा जाता है मेयर। कभी कभी कहीं कहीं पर डेप्यूटी मेयर भी मिल जाता है। और देखो भैया, 1 ईयर टर्म के लिए ही, सिर्फ 1 साल के लिए ही मेयर को जो है ना, यस, मेयर को इलेक्ट किया जाता है। कहीं कहीं पर वो डायरेक्ट इलेक्ट होता है, कहीं कहीं पर वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है। ऑर्नामेंटल फिगर है, बेसिकली देखा जाए तो फॉर्मल हेड। ठीक है, ये चीज। वो सिर्फ काउंसिल की जो मीटिंग्स होती है ना, उनको प्रेसाइड करते हैं, उनको प्रेसाइड करते हैं। ठीक है। स्टैंडिंग कमेटी, यस, ये डे टू डे वर्क, जैसे पब्लिक वर्क्स है, एजुकेशन, हेल्थ, कोई भी डिसीजन लेना है तो उसके लिए ये स्टैंडिंग कमेटी बनाई जाती है। और कमिश्नर जो है, जनरली जो आईएएस ऑफिसर होता है, वो जो भी काउंसिल ने डिसीजन लिए हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, स्टैंडिंग कमेटी और काउंसिल ने। ठीक है। चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है ये, यस, जो कि अपॉइंट किया जाता है बाय द स्टेट गवर्नमेंट, अपॉइंट किया जाता है बाय द स्टेट गवर्नमेंट। और जनरली मैंने क्या कहा आपको, वो एक आईएएस ऑफिसर, वो एक आईएएस ऑफिसर, ठीक है। गॉट इट, क्लियर है दोस्तों, है ना, क्लियर है। अब आती है बारी म्युनिसिपैलिटीज की। म्युनिसिपैलिटीज जो है, कुछ टाउन्स और स्मॉलर एरिया सिटीज हैं जहां पर म्युनिसिपैलिटीज लाई जाती हैं। जैसे कॉर्पोरेशंस के लिए स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना रहा है, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर भी म्युनिसिपैलिटीज के लिए भी स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाएगा, यूटीज के केस में पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। नाउ, जो म्युनिसिपैलिटी है, इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, म्युनिसिपल काउंसिल, म्युनिसिपल कमिटी, म्युनिसिपल बोर्ड, बोरो म्युनिसिपैलिटी, सिटी म्युनिसिपैलिटी एंड अदर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। म्युनिसिपैलिटीज के भी 3 विंग्स हैं, काउंसिल, स्टैंडिंग कमिटी एंड द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। या कमिश्नर नहीं है यहाँ पर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, जो कि जनरली एक आईएएस ऑफिसर ही होता है। यस, जो कि जनरली एक आईएएस ऑफिसर ही होता है। काउंसिल जो होती है, अगेन बिल्कुल जो रोल वहां पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में है ना, काउंसिल का क्या है, डेलिबरेटिव लेजिस्लेटिव विंग है ना, डायरेक्टली इलेक्टेड है पीपल के। और तो काउंसिल के जो हेड होते हैं, जो काउंसिल के जो हेड होते हैं, वो कहलाते हैं प्रेसिडेंट या चेयरमैन, या वाइस प्रेसिडेंट और वाइस चेयरमैन उनको असिस्ट करते हैं। ठीक है, ये चीज।
गॉट इट। और वो मीटिंग्स को प्रोसाइड करते हैं। वो क्या करते हैं? मीटिंग्स को प्रोसाइड करते हैं। अब देखो भैया, म्युनिसिपालिटी में मेयर जैसा कॉन्सेप्ट नहीं है। इस म्युनिसिपालिटी में मेयर जैसा जो कॉन्सेप्ट है ना, वो नहीं है। ठीक है, ये चीज गॉट इट। एग्जीक्यूटिव पावर्स जो है, ये एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो चेयरपर्सन होल्ड करते हैं। स्टैंडिंग कमेटी का अगेन वही का डे टू डे वर्क करना काउंसिल का, पब्लिक वर्क, हेल्थ, टैक्स, फाइनेंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और सीईओ बिल्कुल वही है भैया जो कमिश्नर काम करता है। स्टेट गवर्नमेंट उसे अपॉइंट करती है। ये स्टेट गवर्नमेंट उसे अपॉइंट करती है। डे टू डे वर्क जो है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन म्युनिसिपैलिटी का, यही चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डील करता है। अब आती है नोटिफाइड एरिया कमेटी। ठीक है, फास्ट डेवलपिंग टाउन्स जो है, जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से बन रहे हैं, ठीक है, और वहां पर जो है कॉमन कंडीशन मतलब फुलफिल नहीं हो रही, नेसेसरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द म्युनिसिपैलिटीज के लिए नहीं हो पा रही है, तो गवर्नमेंट यस, लेकिन वो शहर पर्टिकुलर एरिया स्टेट गवर्नमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वहां पर वो नोटिफाइड एरिया कमेटी बना दी जाती है। क्या बना दी जाती है? नोटिफाइड एरिया कमेटी बना दी जाती है बाय द गवर्नमेंट गेजेट। और ये कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगी। ये कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगी। इसके पास सारी की सारी पावर्स म्युनिसिपैलिटी जैसी ही होती है, लेकिन लेकिन ये एंटायरली नॉमिनेटेड बॉडी है यार। यस, ये इलेक्टेड बॉडी नहीं है। नोटिफाइड एरिया कमेटी जो है एंटायरली नॉमिनेटेड बॉडी है। फिर आती है टाउन एरिया कमेटी। ठीक है, यहाँ पर स्मॉल टाउन्स होते हैं, छोटे छोटे टाउन्स होते हैं, है ना, सेमी म्युनिसिपल अथॉरिटीज। अगेन ये भी स्टेट लेजिस्लेचर अपने एक्ट से बनाता है। ठीक है, लिमिटेड नंबर ऑफ सिविक फंक्शंस होते हैं इसके पास। ठीक है, कंपोजिशन भी जो है एक्ट से बनेगा। ये या तो पूरी तरीके से इलेक्टेड हो सकती है या नॉमिनेटेड हो सकती है, वो भी स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट, कैंटोनमेंट बोर्ड्स। भैया कैंटोनमेंट बोर्ड्स, भैया जहां पर ये एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द सिविलियन पॉपुलेशन इन द कैंटोनमेंट एरियाज। ठीक है, 2006 के कैंटोनमेंट एक्ट से इनको स्टैब्लिश किया गया था। 2006 के कैंटोनमेंट एक्ट से इसे स्टैब्लिश किया गया था, और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर काम करती है ना। यस, इसका जो काम होता है कैंटोनमेंट बोर्ड का, वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में होता है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बोर्ड में होता है ना। नाउ जो ये कैंटोनमेंट बोर्ड्स है, जो कैंटोनमेंट बोर्ड्स है, इसे क्रिएट करना और एडमिनिस्टर करने का जो राइट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है दोस्तों। यस, यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर का काम नहीं है। यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर का कोई रोल नहीं है। कैंटोनमेंट एक्ट 2006 से इस पर्टिकुलर कैंटोनमेंट बोर्ड को कंसोलिडेट किया गया, इस लॉ को और अमेंड करके इनको और ग्रेटर ऑटोनॉमी प्रोवाइड की गई। टाउनशिप्स, भैया ये अर्बन गवर्नमेंट, ये लार्ज पब्लिक एंटरप्राइजेज जितने भी हैं, जो सिविक एम्यूनिटीज प्रोवाइड करते हैं अपने स्टाफ को, वर्कर्स को, जो एक एरिया में रहते हैं, जैसे ये प्लांट है, बीच में प्लांट डला हुआ है, इंडस्ट्री डली हुई है, इसके अराउंड, यस, इसके अराउंड या एक किसी एरिया में दूर, है ना, इससे एक टाउनशिप बना दी, जिसमें इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स रिसाइड करते हैं, स्टाफ मेंबर है, वर्कर्स हैं या स्टाफ मेंबर्स हैं। ठीक है, तो उन्हें कहा जाता है टाउनशिप। क्या कहा जाता है उन्हें? टाउनशिप। ठीक है, ये चीज गॉट इट। और जो टाउन एडमिनिस्ट्रेटर, इसको एंटरप्राइज ही अपॉइंट करती है। सम इंजीनियर्स और टेक्निकल नॉन टेक्निकल स्टाफ होता है वहां पर। फिर भैया जो पोर्ट सिटीज है वहां पर बन जाते हैं पोर्ट ट्रस्ट। क्या बन जाते हैं? पोर्ट ट्रस्ट, जो कि काम है उनका मैनेज करना, प्रोटेक्ट करना उन पोर्ट्स को, सिविक कम्युनिटीज को प्रोवाइड करना। अगेन ये एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट से बनते हैं। अगेन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन है? एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पर भी बोथ इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। ठीक है, कौन होते हैं? इलेक्टेड एंड द नॉमिनेटेड मेंबर्स। गॉट इट। और उसका चेयरमैन जो है ऑफिशियल होता है ना, ये चीज यानी कि गवर्नमेंट अपॉइंट करती है उसे। जनरली का आईएएस ऑफिसर ही होता है यार, है ना, ये पावर। स्पेशल पर्पस एजेंसीज है। यस, भैया उनका फंक्शन जो है, यस, एरिया बेस्ड नहीं होता, कोई सिंगल पर्पस या यूनिपर्पस या स्पेशल पर्पस के लिए बेस्ट फंक्शन लोकल बॉडीज बोल लो। कोई भी रीजन है वहां पर पहुंचा दिया, ये टाउन इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की तरह काम किया, या अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरह काम किया, या वाटर सप्लाई बोर्ड या सीवरेज बोर्ड बना दिया, या हाउसिंग बोर्ड बना दिया, है ना। ये नगर निगम, ये कॉर्पोरेशन में भी हो सकती है ना। भैया हाउसिंग बोर्ड है जैसे, तो स्पेशल पर्पस एजेंसी क्या है? उसके लिए वो घर बनाएगा, वो लैंड लेगा लीज पर और लोगों के लिए घर बनाएगा। ये चीज बेसिक जितनी भी सिविक कम्युनिटीज है वहां पर वो प्रोवाइड करेगा, हाउसिंग बोर्ड्स।
पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बोर्ड, सिटी ट्रांसपोर्ट बोर्ड। तो ये स्पेशल पर्पस एजेंसीज हैं, कुछ स्मॉल स्मॉल फंक्शनल यूनिट्स के लिए ये बना दी जाती है। ठीक है, ये चीज फंक्शन बेस्ड है, एरिया बेस्ड नहीं, फंक्शन बेस्ड। ठीक है, फंक्शन बेस्ड। ठीक है, अब ये जो फंक्शनल बॉडीज है ये स्टैट्यूटरी बॉडीज है ना। स्टेट लेजिस्लेचर और डिपार्टमेंट्स एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से इन बॉडीज को बनाते हैं। ठीक है, और ये ऑटोनॉमसली फंक्शन करती है, ऑटोनॉमसली फंक्शन करती है ये बॉडी। ठीक है, ये चीज अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्युनिसिपैलिटीज के लॉ के अंडर में। ठीक है, ये चीज, लेकिन ये सबऑर्डिनेट एजेंसीज नहीं होती लोकल म्युनिसिपल बॉडीज के लिए। पॉइंट टू बी नोटेड, ये ऑटोनोमस बॉडीज हैं लेकिन सबऑर्डिनेट एजेंसीज नहीं है। ये लोकल बॉडीज तो है लेकिन सबऑर्डिनेट बॉडीज नहीं है टू द लोकल म्युनिसिपल। ठीक है, ये चीज। बाकी तो अब यह 3 टाइप के ये म्युनिसिपल पर्सनल सिस्टम बने हुए हैं, सेपरेट पर्सनल सिस्टम, यूनिफाइड पर्सनल सिस्टम, इंटीग्रेटेड पर्सनल सिस्टम, है ना। क्या होते हैं ये भैया, यहाँ पर क्या होता है कि एक बॉडी होती है एडमिनिस्ट्रेटर्स की जो कंट्रोल करती है उन पर्सनल को, ट्रांसफरेबल होते हैं, वाइडली प्रेवलेंट है ना। एक यूनिफाइड पर्सनल सिस्टम है, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं, है ना, जो कि म्युनिसिपल पर्सनल्स को कंट्रोल करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं, ट्रांसफरेबल है विद इन द बिटवीन द लोकल बॉडीज इन द स्टेट, बिटवीन द लोकल बॉडीज इन द स्टेट। म्युनिसिपल पर्सनल सिस्टम ये जो स्टाफ जो कार्य कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं वहां पर 3 टाइप के हैं, सेपरेट, यूनिफाइड और इंटीग्रेटेड, है ना, जो कि स्टेट सर्विसेज के मेंबर्स होते हैं। ठीक है, अब म्युनिसिपल रेवेन्यू का क्या है, तो टैक्स से आता है, नॉन टैक्स आता है, ग्रांट्स, डिवोल्यूशन और लोन्स। टैक्स जो वो टैक्स और ड्यूटीज यहाँ पर लेवी करेंगे, एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू जितने टाइप के हैं। ग्रांट मिल गया स्टेट गवर्नमेंट से फ्रॉम द कंसर्न फंड ऑफ इंडिया, कुछ मनी डिवॉल्यूट कर दी गई या लोन ले लिया इन्होंने, है ना, तो इससे म्युनिसिपल रेवेन्यूज चलते हैं। ये चीज ठीक है। अब एक ठीक है, क्लियर है भैया, क्लियर है, यस, है ना। सो दोस्तों, एक सेंट्रल काउंसिल और बनी लोकल गवर्नमेंट के लिए, जो कि 1954 में स्टैब्लिश की गई अंडर आर्टिकल 263, है ना, जो कि अंडर आर्टिकल 263 जो है इसे स्टैब्लिश किया गया अंडर बाय द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना। सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इसे ओरिजिनली कहा गया था, और 58 में इसे रूरल लोकल गवर्नमेंट और अर्बन लोकल गवर्नमेंट दोनों की तरह ही काम करने लगी है ना। ये एक तरीके से एडवाइजरी बॉडी है, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये होते हैं, और मिनिस्टर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो कि स्टेट के होते हैं वो। ठीक है, और यूनियन मिनिस्टर जो है वो एक्ट करते हैं एज अ चेयरपर्सन। इनका काम क्या है, फंक्शन क्या है, रिकमेंड करना पॉलिसी मैटर्स को, प्रपोजल्स लेजिस्लेशन के लिए बनाना, है ना। यस, कैसे कैसे पॉसिबिलिटी हो सकती है कोऑपरेशन सेंट्रल स्टेट के बीच में वो डिटरमाइन करना, प्रोग्राम, एक कॉमन प्रोग्राम ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन ये डिसाइड करना, रिकमेंड करना सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए, ये चीज, लोकल बॉडीज विद सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस, ये चीज है। एक तरीके से देखा जाए तो ये एक काउंसिल है, एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स है जो कि एडवाइजरी बॉडी है, यस, इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स की, जो कि अपॉइंट कर दी जाती है। ठीक है, और ये एडवाइस करती है सेंटर और स्टेट के बीच में लिंक कैसे बने, सेंटर और स्टेट के बीच में लिंक कैसे बने। ठीक है गाइस, सो यहाँ पर ये अपना सेशन कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच गाइस। कल है 20 फरवरी, सुबह ठीक 10 बजे, मत भूलना ये अनअकैडमी समिट 2.0, यस, फ्री में रजिस्टर करो, आज ही रजिस्टर करो फ्री में। ठीक है, बाय यूजिंग द कोड अमित मोदी। जी हाँ दोस्तों, फ्री में रजिस्टर करो बाय यूजिंग द कोड अमित मोदी। ठीक है, फ्री है, टोटली फ्री है, ये आपकी पूरी की पूरी प्रिपरेशन को ट्रांसफॉर्म कर देगा, क्या कर देगा, ट्रांसफॉर्म कर देगा। जी हाँ, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने सारी चीजें आपको बताई दी थी, ये चीजें। तो गाइस, ये अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, इस बेल आइकन पर हिट करना मत भूलना, जैसे जितने भी वीडियोस आएंगे आपके पास इस चैनल के ऊपर वो सबके नोटिफिकेशन आ जाएंगे। दोस्तों, अनअकैडमी पर ये है मेरा प्रोफाइल, इस पर फॉलो करना मत भूलना, इस पर आप मुझे फॉलो कीजिए। एंड अमित मोदी ये है कोड, 10% डिस्काउंट मिलेगा हर प्लस के सब्सक्रिप्शन पर। यूपीएससी अमित मोदी ये है मेरा टेलीग्राम चैनल। देखो दोस्तों, मैं अभी भी कहूंगा, अगर आपको सिविल सर्विस वाकई में क्रैक करनी है तो गो विद द प्लस कोर्सेज। आपको सारे यूट्यूब के टीचर्स प्लस पे पढ़ाते हुए मिलेंगे, लेकिन सारे प्लस के टीचर्स यूट्यूब पर पढ़ाते हुए नहीं मिलेंगे। यस, देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ डिफरेंस। तो दोस्तों, इस डिफरेंस से फायदा उठाइए, प्लस का सब्सक्रिप्शन लीजिए, अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप कीजिए, एंड यस फ्रेंड्स, लेट्स क्रैक इट, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई विद अनअकैडमी। तो दोस्तों, मिलते हैं कल फिर 9 बजे नए सेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।